गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी चैप्टर नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के सवाल। यहाँ पर ये जो इसका साहित्य स्वरूप है इस चैप्टर का वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है कि इंटरव्यू। जब हम किसी के सामने बैठे हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से और उन प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं वो बच्चों को देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह एक वैज्ञानिक है और इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। यहाँ पर बच्चों की जो जिज्ञासा है, उत्साह है उनके प्रश्न का, उसका उत्तर देकर इन्हें संतोष करते हैं। शुरू करते हैं हम हमारा साक्षात्कार। प्रश्नकर्ता यानी प्रश्न पूछने वाला। पहला प्रश्न जो है वो आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेट स्कूल चेन्नई से पूछ रहा है। उन्होंने अब्दुल कलाम से पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम इनका उत्तर देते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी लाइव उदाहरण दिया, जीता जागता उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यह उनका उत्तर था कि वे जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके टीचर जो थे उन्हें पक्षी कैसे उड़ता है ये बताने के लिए उन्हें समुद्र तट पर रामेश्वरम के ले गए और उन्हें लाइव एग्जाम्पल दिया। तब से उन्हें वैज्ञानिक होने की इच्छा हुई। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, दूसरा एक स्टूडेंट है। देखिए प्रश्नकर्ता, उसका नाम है सरयू मकर और कक्षा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में पढ़ता है और नागपुर से है। उन्होंने प्रश्न किया, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता मतलब इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व। बचपन में हमें कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए? इसका उत्तर डॉक्टर कलाम देते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी तक की पढ़ाई उन्होंने अपनी मातृभाषा में की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। माध्यम यानी कि मीडियम के रूप में, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम या फिर वहाँ हिंदी मीडियम या फिर मराठी मीडियम या फिर जिस प्रांत में हो आपकी जो मातृभाषा है उसमें हम कॉलेज तक की पढ़ाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से, सरलता से और अच्छे तरीके से कहने में वो सक्षम होता है। अगर हमें कोई पूछे तो हम जितना गुजराती में बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उतना अन्य भाषाओं में करना हमें कठिन हो जाता है क्योंकि हमारी मातृभाषा गुजराती है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है।
दो राय नहीं है यानी दो मत नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि अगर हमें इंटरनेशनल यानी फिर ग्लोबलाइजेशन में अगर हमें जाना है, अगर हमें वैश्विक स्तर पर कुछ करना है, तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि सब जगह चलती है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी से अच्छे तरीके से बात करने के लिए, संपर्क बनाने के लिए हमें नितांत यानी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? जिसका अंत नहीं, बहुत सारी अत्यंत आवश्यकता है अंग्रेजी भाषा की। तो हमें इसे लेट गो नहीं करना है। जितनी हमें हमारी भाषा की, मातृभाषा की ज़रूरत है, उतनी ही आज के ज़माने में अंग्रेजी भाषा की भी ज़रूरत है। आगे एक दूसरा प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। ये प्रश्न करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर डॉक्टर कलाम देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि मुझे क्या बनना है, मेरा ये गोल है, मुझे ये बनना है। जैसे कि उन्होंने ऐसे ही बोला कि जब मैं 5वीं कक्षा में था, आगे हमने देखा, तब उन्होंने क्या कहा कि मुझे विज्ञान पढ़ने में रुचि हुई, है ना। तो उन्हें पता चल गया था कि उनको किस में इंटरेस्ट है, उनका लक्ष्य क्या है। उसी प्रकार हम अगर युवा में, अगर अभी हम छोटे हैं, अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आप थोड़े छोटे हो, 2-3 साल निकल जाएंगे, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा फोकस किस में, मैं किस में बेस्ट हूँ, है ना। तो अगर आप वो समझ लो कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, तो वो लक्ष्य निर्धारित यानी सिलेक्ट कर लो। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, जैसे आपको पता चल जाए कि नहीं मुझे यही बनना है, तभी उसी दिशा में प्रयास और परिश्रम जो है वो आरंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा, क्योंकि किसी भी रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ता सरल नहीं होता है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, यानी हिम्मत बढ़ानी होगी। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी योग्यता, कुशलता। आपको कुशल बनना होगा कि आप किसी भी बड़ी समस्याओं को आसानी से हरा सकते हो। आपको अपने अंदर तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो। क्या आवश्यकता है? सबसे पहले कि आप लक्ष्य जब निर्धारित करोगे तब की बात है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित किया है या नहीं किया है, पर एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निरंतर सदैव ज्ञान अर्जित यानी प्राप्त करते रहो। आगे प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई। उनका प्रश्न है, भारत को सन 2020 तक वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी चुनौती है, उसने पूछा। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। देखो क्या कहा है कि 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। हमारा राष्ट्र विकसित नहीं है, विकासशील है। मतलब कि उसका विकास हो रहा है, हो नहीं चुका है। जिसका हो गया है वो विकसित राष्ट्र में आते हैं, पर हमारा विकासशील है, अभी विकास हो रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2020 तक हमें हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना देना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनने में? हमारी जनसंख्या। हमारी जनसंख्या 2nd रैंक में है। फर्स्ट चीन की है और 2nd हमारी है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण देश को उनमें थोड़ी दिक्कत आती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ी यानी कि इकोनॉमिकल थोड़े कम हो जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो फिर भी
क्या कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम कि 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना ये भी बड़ी चुनौती है। विकसित तो बनाना है, पर साथ ही साथ देश के इतने सारे जन नागरिक हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान देखना ये बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मडाल, मुंबई। उनका प्रश्न है डॉक्टर कलाम से, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? वे कलाम से पूछते हैं कि आप साहस की यानी हिम्मत की डेफिनेशन क्या देना चाहोगे? तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना, खुद के बारे में सोचे बिना दूसरों को संकट या आपदा यानी मुसीबत से बचाना ही साहस कहलाता है। अपने लिए तो हर कोई लड़ता है, पर खुद की परवाह किए बिना जब दूसरों के लिए लड़ जाते हो तो वो साहस है जो हमारे सैनिक करते हैं। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता दूसरे हैं तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से है ये। उन्होंने प्रश्न किया, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी हैं यानी कि वो लंदन से हैं, तो वो जब भारत में आते हैं तो वो प्रवासी भारतीय हुए, वो प्रवास करने के लिए आए, वो भारत के ही नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि हम प्रवासी भारतीय जो हैं वो हमारी भारत माता है, हमारी मातृभूमि है, उसके प्रति गर्व की भावना जो है उसका विकास कैसे करें कि हमें गर्व आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्व बढ़ता ही जाए। तो उनके लिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी बहुत विस्तृत। भारतीय मूल का, देखो ये भारतीय मूल है उसका, वो भारतीय प्रवासी अभी लंदन में है, पर वो है तो भारतीय ही। तो तुम्हारा मूल जो है, तुम्हारी जड़ें जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई है? भारत से जुड़ी हुई है। तो भारतीय परिवार का तुम अंग हो और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। जो भारतीय से जुड़ा हुआ है, जिसका मूल, उसे अपनी संस्कृति पर क्या होता है? गर्व होता है। सौभाग्य से, अच्छा भाग्य है तुम्हारा, आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज भी आप यहाँ पर उपस्थित हो, आप आज भी अच्छे तरीके से मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। और यही आपके लिए गौरव की बात है कि आप भारत से आज भी उसी प्रकार जुड़े हुए हो जैसे आप भारत के ही हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। स्कूल का नाम है जिला स्कूल, मुंगेर में है। उसने क्या प्रश्न किया देखते हैं। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी इसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? देखो ये बहुत अच्छी बात प्रश्नकर्ता ने पूछी है कि ज़्यादातर आपको भी अगर मैं कोई प्रश्न पूछूं आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई व्यक्ति यही कहेगा कि मैं ये बनना चाहूँगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर, मैं बड़ा होके साइंटिस्ट, मैं बड़ा होके पायलट, यही बनना चाहूँगा। कोई भी कहेगा कि मुझे मज़दूर बनना है, कोई नहीं कहेगा ना। लेकिन आज ये बच्चे जिस परिवार में से आते हैं वो वैसा ही परिवार है, तो वे कहते हैं कि हमारे लिए शायद वैज्ञानिक या इंजीनियर बनना इम्पॉसिबल होगा। हम जिस क्षेत्र में से आते हैं हम वही बन पाएंगे। तो आपके लिए आप हमारे लिए क्या संदेश देना चाहोगे? तो उस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार। दस्तकार का मतलब क्या होता है? शिल्पकार। ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। अभिन्न अंग मतलब जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी कि आवश्यकता है।
आप सभी को चाहिए कि आप अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। ये सबसे अच्छी बात डॉक्टर कलाम ने कही कि हमारे यहाँ पर जितनी ज़रूरत डॉक्टर की है उतनी ही ज़रूरत मज़दूर की है और सफाई कामदार की भी है। आज कोरोना वायरस चल रहा है तो हम जानते हैं कि जितने डॉक्टर मदद कर रहे हैं उतना ही सफाई कामदार भी, हमें उतनी ही ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है, बहुत वो भी उपयोगी है। तो कोई भी इंसान छोटा बड़ा काम नहीं होता है ना। बस चाहिए यही कि आप जो भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में खूब सारी उन्नति करो तो आगे बढ़ सकोगे। तो यही उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इलावा से है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आपने कहा कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर जितनी जनसंख्या है भारत में, जितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब होता है जिसके पास रोजगार यानी कि पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, वो बैठे हुए हैं। तो इन सभी के चलते हुए क्या ये जो स्वप्न है 2020 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनने का, क्या वो संभव हो पाएगा? डॉक्टर कलाम उस पर उत्तर देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। उन्होंने क्या कहा कि विकास होगा तो खुद ब खुद जनसंख्या जो है उसमें जो वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वो रुक जाएगी। ये उसकी दवा ही है विकास। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो खुद ब खुद जनसंख्या को कंट्रोल करने में मानेंगे, ना कि जनसंख्या को बढ़ाने में। इसमें जनसंख्या, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है कि जनसंख्या अगर बढ़ानी है, सबको आगे बढ़ाना है, तो स्त्री शिक्षा जो है, लड़कियों को पढ़ाओ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। इससे क्या होगा कि इससे छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो स्लोगन है उसकी मान्यता को बल मिलता है, उसे शक्ति मिलती है। पहले हम जानते थे कि भारत सरकार ने एक दूसरा स्लोगन बाहर निकाला था कि हम दो हमारे दो, यानी कि दो पति पत्नी के 2 ही बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इनसे क्या होगा, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो कम हो जाएगी, तो हमारा भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकेगा। लेकिन आज एक नया आ गया है कि हम दो हमारा सिर्फ एक, तो इससे और ज़्यादा विकास हमारे देश का हो पाएगा। तो भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा, यानी रोजगार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो है वो लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे सरकार द्वारा, जिससे उन क्षेत्रों में, उन जगहों में रोजगार के प्रचुर यानी पर्याप्त अवसर जो हैं वो पैदा होंगे और बेरोजगार की मात्रा अधिक से अधिक कम हो पाएगी। चलो, यानी 2 उत्तर दिए उन्होंने। एक जनसंख्या का, तो जनसंख्या का छोटा परिवार सुखी परिवार दिया उत्तर कि ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, कम परिवार, छोटा परिवार होगा तो देश आगे बढ़ पाएगा। दूसरा प्रश्न उसने बेरोजगारी के लिए किया था, तो सरकार ऐसे ऐसे जो है वो धंधे उद्योग स्थापित करवाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर कहीं पर भी, जिनसे जो बेरोजगार हैं उसे पैसे मिल सकें और वे अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। उन्होंने प्रश्न किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि आप हर बार कहते हो कि 2020 का मिशन है हमारा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम उस पर उत्तर देते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की कम आयु वाले हैं। देखो, जिसका जो भी देश है उसका जो युवा है वो ज़्यादा जनसंख्या में, जैसे कि युवा लोग अधिक हैं, वृद्ध और बच्चे फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन युवा पीढ़ी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो आगे देश को बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर
प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। हमारे पास साधन तो बहुत सारे हैं और साथ साथ में सुनियोजित खाका भी है। खाका का मतलब होता है कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। जैसे कि आपकी एग्ज़ाम आती है तब आप जो टाइम टेबल बनाते हो कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है, तो आप अच्छे से जब एग्ज़ाम आए तब आपकी पूरी तैयारी रहती है, आप अच्छे से पढ़ लेते हो। क्योंकि आपके पास खाका जो है, आपने जो बनाया हुआ है, जो आपका आगे का टाइम टेबल कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, जिस तरीके से हम जिससे हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो है वो कवर कर सके, तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम टेबल यूज़फुल होता है। तो उसी प्रकार से देश को आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो 2020 का मिशन जो है वो कंप्लीट करने में पूरी सहायता करेगा। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफलता दिलाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। इनका प्रश्न है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? देखो उन्होंने क्या प्रश्न किया है कि बहुत सारे ऐसे छात्र यानी स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मतलब बड़े बड़े सपने होते हैं उसका, उन्हें कुछ अच्छा करना होता है। पर दिक्कत क्या आती है कि उसके पैसे की कमी है या फिर दूसरी कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। चाहते तो हैं, होशियार भी हैं, पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। तो ऐसे में अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उनका जो लक्ष्य है, जो उन्हें प्राप्त करना है, वो कैसे करें? तो इस पर कलाम ने उत्तर दिया है कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके, स्कूल में जो आप पढ़ाई करते हो उसमें अच्छा प्रदर्शन करो। और उस पर क्या होता है कि जो आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उस पर आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आगे चलकर अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आपकी जो पात्रता होती है, यानी आपने जो पहले ही प्रदर्शित कर दिया था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, तो बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधा तो आती ही है। समस्या, अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो मुसीबतें और रुकावटें तो आएंगी ही, पर हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट अच्छे कार्यों से उन बाधाओं को, उन समस्याओं को पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्तियों को पराजित नहीं होना है, हमें पराजित नहीं होना है, हमें उन्हें पराजित करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल के दूसरे वर्ष में है, EICT में पढ़ाई करता है और अमृतापुरी से है। उन्होंने प्रश्न किया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग अगर कोई विकसित राष्ट्र बनाना है या आगे बढ़ना है, देश को उन्नति प्राप्त करवानी है, तो ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि आपको कार्य करना है, देश के लोगों को करना है। लेकिन हमने एक राजनीतिज्ञ बनाया हुआ है ना, हमने सरकार को चुना हुआ है, तो वो सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा, वरना सरकार किस काम की? तो सरकार की जो राजनीति है उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, ये प्रश्न है उनका उत्तर जो है डॉक्टर कलाम ने क्या दिया है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जो वो नीति बनाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, वो जो अगर जिम्मेदारी वाला होगा तो किस प्रकार बनाएगा कि दूरदर्शितापूर्ण, यानी चारों दिशाओं में देखकर बनाएगा। हाँ, फ्यूचर को देखकर जो है ना वो बनाता है स्ट्रक्चर। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीति के सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। देखो उन्होंने अपना हथियार क्या बनाया था
उनकी दूरदर्शितापूर्ण क्या थी कि सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ की भावना में चलेंगे तो एक ना एक दिन हमें, देखो दूरदर्शिता, उन्होंने दूर की सोची थी। अगर लड़ाई करेंगे, काटेंगे, मारेंगे तो सब लोग मरते ही जाएंगे, शायद देश को आज़ादी मिले, हम एक मारेंगे तो वो 2 बंदूकों की गोलियां चलाएंगे, है ना। तो उनको ये मार्ग सही लगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं तो अरसों तो हमें ज़रूर मिलेगी सफलता। तो उन्होंने दूर की सोची। तो जो सच्चा और जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होगा वो उसी प्रकार कार्य करेगा। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। उन्हें क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा, उत्कृष्ट कार्य करना होगा, यानी अच्छे कार्य करने होंगे, और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट रहना होगा। जैसे वो है वैसे ही वो दिखाए, बढ़ चढ़ कर दिखाने की और गलत मार्गदर्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मार्गदर्शन दे तो आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ क्या करना होगा कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हमारे देश में लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान, यानी उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें कार्य करने की नई नई योजनाएं बनानी होंगी, और उस प्रकार अगर वो कार्य करेंगे तो वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। इन महिला का क्या प्रश्न है? इन्होंने पूछा है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका है। कि आप कह रहे हैं कि 2020 का लक्ष्य है कि विकसित बन जाएगा, ये जो विज़न है हमारा, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका होगी। देखो रक्षा की दृष्टि से कहा है, सुरक्षा की दृष्टि से, तो हम सब जानते हैं कि सुरक्षा जो है वो भारत की सेनाएं करती हैं, उनकी सीमाओं पर रहकर 3 क्षेत्र से होती हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक है ज़मीन मार्ग जो कि आर्मी है, दूसरा है हवाई जो कि एयरफोर्स है, और जो पानी का जरिया है वो है नावी। तो उनमें स्त्रियों की क्या भूमिका हो सकती है, तो वो बताया गया है, पूछा गया है। तो डॉक्टर कलाम क्या उस पर उत्तर देते हैं? डॉक्टर कलाम ने कहा विज़न 2020 में रक्षा अनुप्रयोग, यानी कि रक्षाओं के लिए अगर जो एप्लीकेशन अगर कोई स्त्री, कोई महिला करती है तो उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। जो महत्वपूर्ण यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी है, तो उनके विकास पर जो है वो विचार किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात 2020 एक अभिन्न अंग है। क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो सिर्फ पैसे कमाएगा देश, आर्थिक सहाय उसे अच्छी होगी या फिर इकोनॉमिकल वो अच्छा हो जाएगा, तो सिर्फ उसी से देश आगे नहीं बढ़ता है। हमारी रक्षा जो सुरक्षा जो है वो भी सभी दिशाओं से अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर वो है हमारा विजन जो है वो पूरा हो सकेगा। तो वो भी एक अभिन्न अंग है सुरक्षा भी। तो उसके लिए सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आज भी हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में स्त्री है, तो कोई भेदभाव उस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। तो जो नियुक्त सशस्त्र सेनाओं के लिए किया जाता है तीनों दिशाओं के लिए, तो वो क्या होता है कि उसमें भेदभाव न होने के कारण तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। आज भी वहाँ पर महिलाएं हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यहाँ क्या कह गया है, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए, राष्ट्र की रक्षा करनी है तो उसमें अगर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसकी वृद्धि करनी है, तो उसके लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना, उच्च स्तरीय यानी बड़े स्तर पर, सामरिक सेना का मतलब होता है युद्ध से संबंध रखने वाली जो सेना है उसमें बहुगुणक यानी कि बहु उपयोगी, बहु महत्वपूर्ण उपकरण मतलब साधन पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी युद्ध के लिए जो निर्माण करने के जो शस्त्र हैं, जो उपकरण हैं, जो बहु उपयोगी हो सकते हैं, लड़ने के लिए नहीं,
वो लड़ने नहीं जाएगी, लेकिन लड़ने के लिए जो उपयोग में आने वाले साधन हैं उसमें अगर वो अपना योगदान दे, उन्हें बनाने में अपना अगर सहयोग दे, उनमें अगर अपना कार्य करें, तो यह भी अपना योगदान उसमें दे सकती हैं। तो वो भी महिलाएं अपना पार्टिसिपेट जो है वो उसमें कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। क्या पूछा है? नाम नहीं बताया गया है। पूछा है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहा गया है कि अति विशिष्ट, यानी कि देखो, जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हाँ, तो उसमें कोई अतिथि विशिष्ट बुलाते हैं। एक ऐसा मेहमान होता है जो सबसे खास होता है और उसके लिए हम बहुत सारा खर्चा करते हैं। हाँ, डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं और दिखावा, जैसे कहते हैं ना, हम बहुत सारा झूठा दिखावा भी करते हैं। तो वो अनावश्यक, यानी उस खर्चे की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक इंसान ही है ना। तो वो ऐसे ही नहीं बैठ जाएगा कहीं पर भी, किसी भी कुर्सी पर जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति बैठे हैं। वो कोई भगवान तो नहीं है, तो उस पर जो अनावश्यक बिना ज़रूरी जो खर्चा हो रहा है, क्या हम उसे कम नहीं कर सकते? हम जानते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे, समझ लो कि कच्छ में अगर कोई बड़े प्रेसिडेंट आते हैं तो कितना करोड़ों का खर्चा हो जाता है। तो ये जो करोड़ रुपए का ऐसे ही खर्चा जो ऐसे ही चला गया, वो कितना उपयोगी हो सकता है अन्य व्यक्तियों के लिए। तो अगर वो बचाएंगे तो हमें सहायता अच्छे से मिल पाएगी। तो वो जो अनावश्यक खर्चे हैं उसे कम नहीं कर सकते हैं क्या हम? ऐसा प्रश्न पूछा है। डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक जो खर्च हैं वो कम हो जाएंगे भविष्य में। क्या कहा है कि डॉक्टर कलाम जब यहाँ पर आए थे, तब ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हम सब जानते हैं, तो ये जब आए थे तब राष्ट्रपति जिस कुर्सी पर जैसे तरीके से बैठता है वैसा पूरा आयोजन किया गया था। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि मुझे ऐसी कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी कुर्सी पर बैठूंगा जो सामान्य है, जिस पर दूसरे लोग बैठे हैं। तो उन्होंने जो स्टेज पर जो बड़ी कुर्सी थी मंच पर, वो हटवा दी और क्या कहा, सामान्य कुर्सी दो, और सामान्य कुर्सी पर वो बैठे। जिस प्रकार मैंने भी ये सोचा, अगर आगे जाके इसी प्रकार से लोग सोचेंगे कि ऐसे फिजूल के खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो खुद ब खुद जो ये खर्चे हैं अनुत्पादक चीज़ों के, वो आवश्यक ही भविष्य में एक न एक दिन कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा। अब ये यहाँ पर समाप्त होता है। इनके जो प्रश्न और इसके उत्तर हैं वो मैं आपको PDF भेज दूँगी, तो वो लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई वर्ड कुछ समझ में ना आया हो मेरी हैंडराइटिंग की वजह से, तो मैंने कोशिश तो की है, पर ना समझ आया हो तो मुझे बताइएगा और इंडेक्स में आज की डेट डाल दीजिएगा। थैंक यू।